आज हम बात करने वाले हैं उस सुपर हीरो की जिसकी जर्नी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। टोनी स्टार्क की स्टोरी 1963 में शुरू हुई जब स्टैनली एंड जैक किर्बी ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था। उस समय टोनी का कैरेक्टर एक हीरो की तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसे विलेनियर की तरह था जिसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। लेकिन धीरे धीरे इस बिलियनियर जीनियस ने खुद को बदल लिया और एक ऐसा हीरो बना जिसने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। टोनी का ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फिश आर्म्स डीलर्स से लेकर एक सेल्फलेस हीरो तक का रहा है। उसकी जर्नी में कई अप्स और डाउन्स रहे हैं, लेकिन इन सब ने उसे और भी इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बनाया है। तो चलिए टोनी की लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स और उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। टोनी स्टार्क की ओरिजिन स्टोरी हमें बताती है कि हीरोज हमेशा बोर्न नहीं होते, कुछ बनते भी हैं। 2008 की आयरन मैन मूवी में हम टोनी से पहली बार मिलते हैं, एक एरोगेंट बिलियनेयर जिसे लगता है कि पैसे और टेक्नोलॉजी से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब टोनी को अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैप्चर कर लेते हैं। वहीं पर टोनी की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि उसके बनाए हुए वेपन्स ही इनोसेंट लोगों को हर्ट कर रहे हैं। उस दर्द और गिल्ट में ही टोनी अपना पहला आर्मर बनाता है। अब मेरी बारी है। और यही वो मोमेंट है जब आयरन मैन का जन्म होता है। टोनी का ये एक्सपीरियंस उसे सिखाता है कि उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है। इस गिल्ट के साथ ही वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन के लिए करेगा। टोनी के लिए सिर्फ आर्मर पहनना ही हीरोइक नहीं था, हीरो बनना उसके लिए एक इंटरनल स्ट्रगल भी था। उसे ये समझ में आता है कि सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी उसे कंप्लीट नहीं बना सकते। उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स उसे बार बार तोड़ते हैं, लेकिन वो हर बार उठता है और फाइट करता है। सच्चाई है। मैं ही आयरन मैन। आयरन मैन 2 में हमें ये कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई देता है जब टोनी अपने हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा होता है। आर कैरेक्टर जो उसे जिंदा रखता है, वही उसके अंदर धीरे धीरे जहर बना रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद टोनी ने हीरो बनने का जो रास्ता चुना है, वो उसी पर आगे बढ़ता है। इस फेज में टोनी को समझ में आता है कि एक हीरो बनने का मतलब सिर्फ पावर्स नहीं, बल्कि सैक्रिफाइसेस भी हैं। ये वही समय है जब वो अपने फादर हावर्ड स्टार्क की लेगेसी को समझता है और उन्हें अपना इंस्पिरेशन बनाता है। इसके बाद अवेंजर्स में टोनी की एक नई टेस्टिंग फेज शुरू होती है। यहाँ वो पहली बार थोर और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरो से मिलता है, जो उससे अलग होते हैं एंड जिनकी वैल्यूज़ भी अलग हैं। शुरुआत में टोनी को खुद पर डाउट होता है, क्या वो एक गॉड और सुपर सोल्जर के बीच खुद को फिट कर पाएगा। लेकिन बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में टोनी का हौसला एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वो बिना सोचे समझे खुद को एक स्पेस पोर्टल में फेंक देता है, ये जानते हुए भी कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। यही सैक्रिफाइस उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये वो मोमेंट है जब टोनी समझ जाता है कि हीरो बनने का मतलब खुद की जान रिस्क पर लगाना भी है। यही सब उसकी जर्नी को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. आयरन मैन 3 में टोनी की पर्सनैलिटी का एक बहुत ही रॉ और ह्यूमन साइड सामने आता है। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद टोनी एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से जूझता है। नाइटमेयर्स उसे परेशान करते हैं और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लगातार नए आर्मर्स बनाता रहता है। टोनी की ये वल्नरेबिलिटी जेंजी ऑडियंस को भी काफ़ी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि एंग्जाइटी और प्रेशर को हम भी डेली लाइफ में फील करते हैं। लेकिन आयरन मैन 3 हमें ये सिखाती है कि सिर्फ आर्मर पहन लेने से कोई हीरो नहीं बनता। हीरो वो है जो अपने डर का सामना करता है। इस मूवी के एंड में टोनी अपने आर्मर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लेता है। ये एक सिंबल है कि टोनी स्टार्क आर्मर के बिना भी एक हीरो ही है। वो हमें ये मैसेज देता है कि असली स्ट्रेंथ अंदर से आती है, ना कि बाहरी प्रोटेक्शन से। My armor? It was never a distraction or a hobby. It was a cocoon. And now, I'm a changed man. टोनी की सबसे बड़ी मिस्टेक तब सामने आती है जब वो अल्ट्रॉन को क्रिएट करता है। अल्ट्रॉन एक एआई है
जिसे टोनी ने वर्ल्ड पीस के लिए बनाया था, लेकिन उसका आउटकम पूरी तरह से ओपोजिट होता है। अल्ट्रॉन का किया हुआ डिस्ट्रक्शन टोनी के लिए एक बड़ा गिल्ट बन जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके डिसीजंस के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। We're the Avengers. We can bust arms dealers all the livelong day, but that up there, that's the end game. अल्ट्रॉन इंसिडेंट के बाद टोनी सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स को सपोर्ट करता है ताकि अवेंजर्स की एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल किया जा सके। यहाँ टोनी और स्टीव रोजर्स के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जहाँ स्टीव फ्रीडम में बिलीव करता है, वहीं टोनी को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें टोनी के कैरेक्टर के मैच्योरिटी लेवल को दिखाता है। वो समझ गया होता है कि अनकंट्रोल्ड पावर डेंजरस हो सकती है, एंड इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी की इम्पोर्टेंस को सपोर्ट करता है। We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. आगे बात करें तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी एक मेंटोर बनता है पीटर पार्कर के लिए। वो पीटर में अपनी यंगर सेल्फ को देखता है, एक एक्साइटेड इनोसेंट किड जो दुनिया बदलना चाहता है। टोनी पीटर को सिखाता है कि हीरो बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब पीटर गलती करता है तो टोनी उससे झगड़ा करता है और आर्मर भी वापस ले लेता है। यहीं पर टोनी का टफ लव हमें ये सिखाता है कि एक सही मेंटोर वही है जो गाइडेंस देने के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाए। Let's have it. You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? पीटर के साथ टोनी का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि जब थैनोस के साथ फाइट में पीटर डिसअपीयर हो जाता है तो टोनी का दिल टूट जाता है। ये लॉस उसे डीपली इम्पैक्ट करता है, एंड यही वजह है कि वो थैनोस को हराने के लिए अपने कंफर्ट को छोड़कर फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्फिनिटी वॉर में टोनी फाइनली अपने सबसे बड़े फियर का सामना करता है, एक ऐसे कॉस्मिक थ्रेट का जिसे वो अकेले डिफीट नहीं कर सकता। थैनोस की एक स्नैप टोनी की दुनिया को बदल देती है। पीटर पार्कर का डिसअपीयर होना टोनी को इमोशनली काफ़ी हिट करता है और ये उसे बुरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन इस फेलियर के बाद भी टोनी ने हार नहीं मानी। एंड गेम में 5 साल बाद वो एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन जब यूनिवर्स को बचाने की ज़रूरत होती है तो वो फिर से अपने हीरो का रोल एक्सेप्ट कर लेता है। यही वो मोमेंट है जब टोनी का फाइनल रिडेम्पशन आर्क शुरू होता है। एंड गेम के फाइनल बैटल में टोनी का सेक्रीफाइस एमसीयू का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन जाता है। जब थैनोस को हराने का कोई और रास्ता नहीं होता तो टोनी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करके यूनिवर्स को बचाता है, ये जानते हुए भी कि उसकी जान चली जाएगी। We're gonna be okay. You can rest now. आई एम आयरन मैन, ये वो शब्द हैं जो टोनी की जर्नी को कंप्लीट कर देते हैं। वो सेल्फिश बिलियनेयर से सेल्फलेस हीरो बनकर हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। उसका सेक्रीफाइस हमें सिखाता है कि एक ट्रू हीरो अपने बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए सब कुछ दे सकता है। टोनी की लेगेसी हमेशा एमसीयू में ज़िंदा रहेगी। उसकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि एक इम्परफेक्ट इंसान भी एक इम्पोर्टेंट हीरो बन सकता है, एंड रिडेम्पशन के रास्ते पर चलना कभी भी आसान नहीं होता। टोनी स्टार्क एक सिंबल है कॉन्स्टेंट रीइन्वेंशन का, और उसकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके एक बेहतर इंसान बन सकें। चाहे वो पीटर पार्कर हो, आयरन हार्ट हो या कोई और हीरो, टोनी का इन्फ्लुएंस और लेगेसी हमेशा उनके साथ रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको टोनी स्टार्क की स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। I love you 3000.